चलो बच्चों शुरू करते हैं अपनी मैक्सवेल इक्वेशंस। क्या है बच्चों मैक्सवेल इक्वेशन? मैक्सवेल इक्वेशन एक तरीके से ऐसे लेके चलते हैं, एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, एक स्क्रिप्ट है जो कि हमें बिल्कुल नहीं आती। उस स्क्रिप्ट को, उस भाषा को समझने के लिए हम अपना सहारा लेते हैं अपने अल्फाबेट्स का। बच्चों जैसे कि कोई भी एक लैंग्वेज बनी है तो उसके कुछ ना कुछ इनिशियल अल्फाबेट बने हैं, है ना बच्चों? उसको जानने के लिए सेंटेंस बाद में बनाएंगे सेंटेंस। सेंटेंस किसको बोलेंगे? मैक्सवेल इक्वेशन ही सेंटेंस है। सबसे पहले क्या जानना है, इसलिए हमें बेसिक्स, उसका बेसिक्स क्या है? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स ये लिखे हुए हैं कुछ, इनको समझ लो, बिल्कुल जान लो इनको क्या है। ये देखो, सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ेगी हमें? हमें स्टोक्स थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। ये क्या होते हैं? 2 नंबर में पूछ ली जाती है। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है? लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कैसे बदलना है। ये तो हमें सबको पता है। इंटीग्रल 3 तरह के होते हैं, लाइन, सरफेस, वॉल्यूम। तो ये क्या करती है बच्चों? लाइन को सरफेस में बदल देती है। बस एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि भैया जिसको भी आप लाइन से सरफेस में बदल रहे हैं, जैसे ए को मैं बदल रहा हूं, तो ए का क्या ले दूं? कर्ल ले दूं बस। डेल क्रॉस। डेल क्रॉस क्या होता है? कर्ल होता है। इसको आगे पढ़ेंगे अल्फाबेट में दूसरे में क्या होता है। ठीक है बच्चों। दूसरी कौन सी है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये क्या कह रही है? ये क्या करती है बच्चों? ये करती है सरफेस को वॉल्यूम में चेंज। किसको? सरफेस को वॉल्यूम में चेंज। ये क्या कहती है बच्चों? देखो यहाँ लिखी नहीं हमने। ये क्या कहती है कि अगर कोई ए वेरिएबल सरफेस में है तो इसको कहां ले जाके लिख सकता हूं मैं? वॉल्यूम में लिख सकता हूं। बस एक शर्त है कि उसका डाइवर्जेंस ले दो। ये ले दिया डाइवर्जेंस। तो ये क्या है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखो नाम में ही डाइवर्जेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या है? उस वाले जिसको चेंज कर रहे हैं हम सरफेस को वॉल्यूम में, उसके साथ डाइवर्जेंस आएगा। डेल डॉट क्या होता है? डाइवर्जेंस। डेल क्रॉस क्या होता है? कर्ल। आगे पढ़ो। 2 अल्फाबेट पढ़ लिए, तीसरा अल्फाबेट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की चीज है। देखो क्या है ये? स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बच्चों हमने बहुत, जब हमारी हिस्ट्री शुरू हो रही थी इसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, तब की बात है। ये किसने बताया था बच्चों? मोटे मोटे तौर पे कूलॉम ने और फैराडे ने इसके बारे में बताया था कि अगर स्टैटिक मतलब चार्ज अगर रखा हुआ हो कहीं पे तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। पहली चीज आ गई। दूसरी चीज, अगर चार्ज मूव कर जाए कांस्टेंट वेलोसिटी से तो करंट बनेगा, और करंट के चारों तरफ बनता है एक मैग्नेटिक फील्ड रोटेशन में। ये किसने बताया था? ओरिस्टेड ने। 2 चीजें पता चल गई। तीसरी बात सुनो, ये किसकी देन है? ये मैक्सवेल की। क्या है तीसरी देन? कि अगर चार्ज को हम एक्सेलरेट करा दें, यानी कि उसकी मोशन को बदलें, तो क्या क्रिएट होगा पता है बच्चों? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक साथ। इनको ही हम स्क्रिप्ट की भाषा में मैक्सवेल इक्वेशन बोलते हैं, और कुछ नहीं है। इन्हीं तीनों रूल्स को। अब आगे पढ़ो, देखो क्या है बच्चों। अब इस चीज को हमने मैथमेटिकली जानना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट कर रहा है कोई चार्ज जब रुका हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा घूम रहा है जब वो चल रहा है ना? यानी कि किसी चीज का फैलाव, फैलना किसी चीज का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फैल रहा ही तो है। चार्ज, कहीं पर चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर निकल रहा है, यानी कि फैल रहा है। तो उसको क्या पढ़ना हमने? फैलाव। तो फैलाव कौन बताएगा? फैलाव बताएगा बच्चों डेल डॉट। डाइवर्जेंस क्या बताता है हमें? डाइवर्ज होना किसी चीज का। अगर हम उसको डॉट लगा दें, किसी भी वेक्टर के साथ डॉट लगा दें डेल का, तो वो क्या बताएगा? डाइवर्जेंस। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट लगा दें तो वो क्या बताएगा? रोटेशन। बात समझ रहे हैं? और डेल क्या होता है? डेल होता है बच्चों, हमने ऐसा पैरामीटर काउंट कर लिया, ऐसा पैरामीटर ले लिया है जो कि हमें चेंज बताता है 3 डायमेंशन में, एक्स, वाई और जेड। और 3 डायमेंशन में तो चेंज चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 डायमेंशन में चेंज चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड में चाहिए। और फिर जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में मिलेंगे तो उनमें क्या 3 डायमेंशन में चेंज आएगा। इसको ही हम मैक्सवेल इक्वेशन बोलते हैं। बातें समझ ली बच्चों? बेसिक से क्या करने वाले हैं बिल्कुल समझ लियो कि अब आगे चलते हैं। इन सब का यूज पड़ेगा हमारे इसमें। सबसे पहले समझते हैं गॉस लॉ को। यही इक्वेशन नंबर 1 है हमारी मैक्सवेल की। क्या है गॉस लॉ? गॉस लॉ ये बोलता है, डायग्राम देखो, अगर चार्ज रखा हुआ है स्टैटिक कंडीशन में, जो कि कंडीशन हमारी क्या कह रही थी? क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि हमारे थर्ड वाला अल्फाबेट क्यों कह रहा था? अगर चार्ज ना रखा हुआ है स्टैटिक कंडीशन में तो उसके चारों तरफ से क्या निकलती है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझो किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है जिसका सरफेस है ds। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस एरिया क्या बोलते हैं उसे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है बच्चों? फ्लक्स। फ्लक्स होता है कोई भी चीज किसी सरफेस से निकल रही हो, नंबर ऑफ लाइन को फ्लक्स बोल देते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है तो इसको बोल देंगे क्या? फाई ई बोल देंगे। क्या दिक्कत हो रही है? फाई ई क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होगा बच्चे? नंबर ऑफ लाइन किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। कहां से पास हो रही है? ds से। और नंबर ऑफ लाइन को कैसे दिखाएंगे? इंटीग्रेशन लगा दो, इसमें क्या दिक्कत है? देखो गॉस लॉ बन गया हमारा।
गॉस लॉ क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। सारा काम किससे हो रहा है, चार्ज कर रहा है सारा का सारा काम, और नीचे एप्सिलॉन नॉट लगा दो। एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, परमिटिविटी। क्या होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी यानी कि किसी मटेरियल से परमिशन लेंगे ना हम भाई, चले भी जाएं कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड को गुजार दें हम, परमिशन तो लेनी पड़ेगी। तुम्हें किसी कॉलेज में जाओगे पढ़ने तो तुम्हें वो कॉलेज फीस लेगा, एक कार्ड प्रोवाइड करेगा, यानी कि परमिशन देगा एक तरीके की। तो हर जगह कहीं भी जाओ परमिशन तो लेनी पड़ती है, तो क्या है परमिटिविटी, नाम ही परमिटिविटी है। तो बच्चों के क्या आ गया, गॉस लॉ आ गया। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब देखो क्या करना चाह रहे हैं हम, इस गॉस लॉ को इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। इंटीग्रल फॉर्म में कैसे लिखें, जब इधर भी इंटीग्रेशन हो तो कैसे लिखेंगे, ये है बच्चों एक चार्ज के लिए, और जब सारे सिस्टम के लिए निकालें तो चार्ज डेंसिटी ले लो भाई। डेंसिटी क्या होती है भाई, जो जिसकी निकाल रहे हैं वो, और पर यूनिट एरिया किसकी निकाल रहे हैं, चार्ज की, तो चार्ज पर यूनिट एरिया होती है डेंसिटी। देखो सिंबल भी बिल्कुल ऐसी है, मिरर इमेज, क्योंकि मिरर इमेज है। देखो ये रो क्या होगी, रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डीवी। तो बच्चों डी क्यू क्या आ गया, इज इक्वल टू रो डीवी। अब टोटल के निकाल रहे हैं तो इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ भाई, टोटल के निकाल रहे हैं ना तो इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ से इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन हट गया, क्यों बराबर क्या आ गया, रो डीवी। इसमें रख दो और ये वैल्यू उसमें रख दो, तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और रो डीवी। तो बच्चों ये क्या है, ये है मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म में आ गई तुम्हारे पास। सिंपल है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। अब इसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना हमें। डिफरेंशियल फॉर्म में भी तो देखो कौन सी दोनों फॉर्म है, इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म। कैसे लिखोगे देखो, अब आएगा हमारा पहला अल्फाबेट काम। दूसरा देखो बच्चों एक बात बताओ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होते क्या है, बिल्कुल अपोजिट होते हैं दोनों चीज। अगर कोई चीज इंटीग्रेशन में है तो डिफरेंशिएशन में लिखोगे कैसे, उसे इंटीग्रेशन हटना चाहिए। बिल्कुल लॉजिक सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। तो इंटीग्रेशन हटाए कैसे भाई, ऐसा तो नहीं है कि काट दो, क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि इधर डीएस है और उधर डीवी है। तो क्या करेंगे, इधर डीएस से डीवी बना लेंगे, और डीएस से डीवी कौन बनाता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है, चेंज करती है सरफेस को वॉल्यूम में। तो क्या यूज कर लेंगे, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। बच्चों समझ में आ रही बात, क्या कहती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये कहती है कि ई डॉट डी एस है इज इक्वल टू, इसे चेंज कर दो भैया डीवी में, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक काम कर लो भैया कि डेल डॉट ई ले दो इसका, यानी कि डाइवर्जेंस कर दो इसका। गॉस डाइवर्जेंस है ना, नाम में डाइवर्जेंस आ रहा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेशन बदल जाएगी। कौन सी वाली इक्वेशन बदल गई हमारी, ये वाली देखो, ई डॉट डी एस की जगह क्या रख दूं हम, डेल डॉट ई, और कहीं में रख दिया बच्चों ये डीवी में करके, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट रो डीवी। अब हटा सकता हूं मैं इंटीग्रेशन यहाँ से, क्योंकि ये दोनों इंटीग्रेशन सेम हो गए। तो क्या आ गया, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है ये बच्चों, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन। आगे बात बच्चे समझ कितनी आसान है, ये बहुत आसान है बच्चों। आप 10 15 20 मिनट में सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीख लेंगे, यहाँ से कुछ नहीं करना होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे डायग्राम किसका बना रखा है मैंने, ऐसे ही जैसा गोस ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रूल दिया है, ऐसे ही गोस ने मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी दिया है। गोस कुछ नहीं कर रहा बच्चों, फ्लक्स देख रहा बस, किसका, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स देख लिया, फ्लक्स क्या होता है, पासिंग नंबर ऑफ लाइन थ्रू एरिया। अब ऐसे यहाँ देखेंगे मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों, मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ से एन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, कहाँ जाती है, एस पे जाती है, एस पोल पे। तो बच्चों देखो, अगर मैं कोई एक सरफेस ड्रॉ करूं, कहीं भी ड्रॉ कर लो एक सरफेस, यहां कर लो, यहां कर लो, कहीं भी कर लो, तो बच्चों इससे जितनी लाइन आ रही है, जितनी लाइन इन है उतनी लाइन आउट नहीं है किसी भी सरफेस से। तो बच्चों किसी भी सरफेस से नेट फ्लक्स क्या हुआ उसका, जीरो। तो बच्चों कैसे लिखोगे मैग्नेटिक फ्लक्स को, भाई मैग्नेटिक फ्लक्स को ऐसे तो लिखेंगे फाई बी, जैसा फाई ई लिखा था, इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू एरिया। एरिया क्या है, सरफेस एरिया, इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा इस केस में, क्योंकि जितनी आ रही है उतनी बाहर जा रही है। तो मैग्नेट के केस में बी डॉट डी एस क्या आ गया, जीरो आ गया। अब इसको बेटा मुझे कहीं में कन्वर्ट करना है, डिफरेंशियल फॉर्म में। और डिफरेंशियल फॉर्म में कब कन्वर्ट कर सकता हूँ, जब मिनिमम डेल आए। डेल क्या है, देखो यहाँ पर डेल क्या है बच्चों, डिफरेंशियल फॉर्म। भाई यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड नहीं रखा, तो क्या है, डिफरेंशिएशन ही तो है। तो डेल कैसा आ सकता है भाई, इसे वॉल्यूम में चेंज कर दो, जैसे ही वॉल्यूम में चेंज करोगे डीएस को डीवी में चेंज करोगे तो गॉस डाइवर्जेंस लगेगी। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चे यहाँ,
देखो वॉल्यूम में जैसे ही मैं चेंज करूंगा तो डेल डॉट बी ना जाएगा, अरे इंटू डीवी क्यों कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, है क्योंकि इधर तो जीरो ही रखा है, इधर तो कुछ भी कर लो जीरो ही आएगा, और इस वॉल्यूम को इधर फेंक दो जीरो में, तो क्या आ गया बच्चों, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब है बच्चों, हम डिफरेंशियल फॉर्म में पता क्यों ला रहे हैं बच्चों, इसलिए कोई कि तुम्हारे एग्जाम में इसलिए आती है भाई, तुम्हारे एग्जाम में इंटीग्रल डिफरेंशियल फॉर्म दोनों आती है, इसलिए मैक्सवेल ने इसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिखा, ऐसा नहीं है। डिफरेंशियल फॉर्म में इसलिए लाते हैं किसी भी चीज को क्योंकि पढ़ना आसान हो जाता है उस स्क्रिप्ट को। देखो कैसे, ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये इक्वेशन ये बता रही है कि ड्यू टू द जितने ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी किसी सरफेस में हमारी या किसी वॉल्यूम में हमारी, उतना ही ज्यादा डाइवर्जेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। डेल डॉट क्या बोलता है बच्चों, डाइवर्जेंस, ये रहा डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का मतलब फैलाव, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा बाहर निकलेगा जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, यानी कि चार्ज होंगे। बिल्कुल सही बात है, पढ़ लिया नहीं ठीक से, अरे इसे पढ़ के देखो अगर ये पढ़ा जाए तो, इसलिए इंटीग्रल फॉर्म को किसमें चेंज करा, डिफरेंशियल फॉर्म में, पढ़ने के लिए। और यहाँ देखो ये क्या बता रही है, ये बता रही है डाइवर्जेंस इन मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ मैग्नेट जीरो होता है, क्योंकि फैलाव उसमें कुछ होता ही नहीं, नेट फैलाव जीरो होता है, एन से निकलती है एस पे चली जाती है। और इसका दूसरा क्या होता है बच्चों फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे भाई, अगर बच्चों तुम इसको फैलाना चाहो, अब हम सोच रहे हैं कि मैग्नेट को तोड़ के हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एन से एस पे जा रही है, पूरा पूरा सर्किल बना रही है, काम करो सर्किल को बीच में से तोड़ो। कैसा तोड़ोगे, एन को एस से अलग कर दो, तो एन को एस से अलग करोगे जब, ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, फिर से एन एस फिर से एन एस बन जाएंगे, दो मैग्नेट अलग से बन जाएगी। तो इसलिए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मजा आ गया ना, बिल्कुल, चलो मोनोपोल बन ही नहीं सकता इसमें। अब चलते हैं अपनी कमाल की इक्वेशन पर, फेराडे ने क्या बताया। फेराडे ने बच्चों यहाँ पर बताया, देखो एक सर्किट ले रखा है फेराडे ने और गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दिया, किससे, एक कोयल को गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया, क्या करा, मैग्नेट को आगे पीछे मूव करा रहा है वो। इसमें मूव कराने का मतलब क्या है बच्चों, मैग्नेट जब किसी सर्किट में मूव होगी तो इसका मतलब क्या है, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स बदलेगा उस सर्किट में, क्योंकि भाई मैग्नेट से तो फ्लक्स निकल रहा ना बाहर। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन चेंज होगी एरिया में, पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर कोयल के एरिया में चेंज होगी, उस चेंज से क्या प्रोड्यूस हो जाता है बच्चों, एक ईएमएफ। क्या होता है देखो यहाँ पर, यानी कि एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है जब चेंज करते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स को विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये तो कह रहा ना देखो बच्चे, डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू ई एम एफ। माइनस साइन क्या दिखाता है बच्चों, लेंस लो, लेंस लो को भी छोड़ दो, लेंस लो मैंने डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है, अगर हमारी डिटेल की वीडियो पे जाओ तुम यूनिट 2 की, आ जाओ बच्चों, ये आ गया है। चलो अब सिंपल से ये समझ लो ईएमएफ क्या होता है बच्चों। एक बात बताओ, क्या किसी भी सर्किट में करंट बिना वोल्टेज के आ सकता है, नहीं आ सकता ना, तो बच्चों वोल्टेज ही है ईएमएफ। क्यों नहीं भाई, अगर वोल्टेज ईएमएफ है तो फेराडे ने यहाँ पर ईएमएफ वोल्टेज ही क्यों नहीं कहा, क्योंकि बच्चों फेराडे ने रूल दिया था हमारा सन 1931 में करीबन करीबन, और 1931 में वोल्टेज नहीं आए थे, वोल्टेज आए थे करीबन 1980 में, यानी कि उनको हमने रिकॉग्नाइज किया था 1980 में, तो वोल्टेज नाम कहां से आ जाए, इसलिए उन्होंने रखा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मोशन में लिया है, तभी तो करंट बनेगा। मजेदार चीज लग रही है ना। तो ईएमएफ क्या है बच्चों, वोल्टेज ही है एक तरीका का ईएमएफ। जब ईएमएफ वोल्टेज ही है तो हम एक चीज समझते हैं, क्या, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन हमें पता है, क्या होता है, E इज इक्वल टू डीवी बाई डीएल। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज कैसे लिंक करते हैं आपस में, E बराबर होता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, अब छोटी सी लेंथ में ले लिया तो डीवी बाई डीएल। मजे नहीं आ रहा बच्चों, आसान है बच्चे, बहुत आसान है। तो क्या हुआ, डीवी इज इक्वल टू ई डॉट डीएल लिख लो, और पूरे सर्किट का ले रहे हैं तो इंटीग्रेशन लगा दो, तो क्या आ गया बच्चों, वी वी क्या आ गया, वी आ गया ई डॉट डीएल, और यही क्या है, ईएमएफ, यही तो ईएमएफ है। तो बच्चों वोल्टेज ही तो ईएमएफ है, तो इसे देख लो ये इक्वेशन क्या बनी, ध्यान से देखो तो क्या आ गया बच्चों, वी की जगह क्या लिख दूं, यानी कि ईएमएफ की जगह ई डॉट, एक तो आ गया ई डॉट डीएल इज इक्वल टू माइनस डीबी बाई डीटी। अब ये देखो क्या बनेगा, ये क्या है, फाई बी। फाई बी होता है बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स, और फ्लक्स ही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया। तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब बी पासिंग थ्रू एरिया, तो ये क्या आ गई बच्चों, इंटीग्रल फॉर्म, ये क्या आ गई, इंटीग्रल फॉर्म आ गई,
INT इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। अब क्या करना है इसे बच्चों, अब हमने इंटीग्रल फॉर्म को किस में चेंज करना है, डिफरेंशियल फॉर्म में। कैसे करोगे देखो, ये डीएल है, अल्लाना किस में, डीएस में। भाई इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन हटना चाहिए ना, जब भी तो डिफरेंशियल फॉर्म में आएंगे, और इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन तब हटेगा जब बराबर हो। तो डीएल से डीएस में कौन ले जाता है, ये रखा स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम लाइन से सरफेस में ले जाती है, तो यूजिंग स्टोक थ्योरम, यूजिंग स्टोक थ्योरम। देखो स्टोक थ्योरम कहाँ लगाएंगे, ई डॉट डीएल में, इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, स्टोक थ्योरम ये कहते हैं भैया कुछ ना करो, इसे डीएस में ले जाओ, बस एक काम कर लो, इसका कर ले दो जो भी है कर ले दिया हमने। तो क्या आ गई देखो इक्वेशन बच्चों, भाई ये वाली इक्वेशन कैसे बदल जाएगी, ई डॉट डीएल की जगह क्या आएगा इस बार, डेल क्रॉस ई। बच्चों इतना आसान है ये चीजें, आपको कुछ नहीं करना, बस ये वीडियो देखो और बात खत्म हुई। ये आ गया बच्चों। अब डीएस से डीएस हटा सकते हैं, तो क्या आ गया, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डीबी बाई डी। देखो बच्चों अब पढ़ना आसान क्यों हो गया, भाई इससे इंटीग्रल फॉर्म से कुछ पता चल रहा नहीं, लेकिन इससे सब कुछ पता चल रहा है। फैराडे का सारा कंट्रीब्यूशन इसमें रखा है। क्या है बच्चों ये, ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तक हमें कैसा क्या पता था, अब तक ये पता था कि कोई चार्ज अगर स्टैटिक कंडीशन में हो, रोका हुआ हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। लेकिन फैराडे ने एक बहुत बड़ा इन्वेंशन कर दिया, ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रिक फील्ड। सारे के सारे मोटर, सारे के सारे पंखे इस पे घूम रहे हैं, जो भी मोटर है इस फैराडे के रूल पे, है ना मजेदार। और इसको ही हम रट लें, भाई क्यों रट ले हम इसको, ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो बच्चों चला रहा है चार्ज को, और जब चार्ज चलेगा करंट बन रहा है, इस पे तो सब कुछ घूम रहा है, मोटर सोटर सब, लाइट वाइट। आगे बात समझ में बच्चों, मजा आ गया होगा इस रूल में। अब चलते हैं एम्पियर्स लॉ पे। एम्पियर्स ने क्या बताया, भाई हमने सेकंड वाला ये फॉर्मूला ये क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है हमने, जब चार्ज मूव करता है तो करंट बनाता है, और करंट जहां बनेगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, सही बात है। तो यानी कि एक तरीके से ये एम्पियर्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गोस लॉ है। गोस ने क्या बताया था, जब चार्ज रखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। एम्पियर्स क्या बता रहा, जब चार्ज चल जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से तो एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। जब ये एम्पियर्स लॉ एकदम गोस लॉ है, तो ये बिल्कुल गोस लॉ की तरह काम करेगा। देखो कैसा करेगा, देखो वहां पर क्या था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड डॉट। वहां पर क्या था गोस लॉ में, डीएस, देखो आ रहा डीएस, लेकिन यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, डीएल। क्या ले रहे हैं, देखो डायग्राम को समझो। अगर कोई करंट है किसी वायर में जा रहा है, तो उसके चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। हम देखना चाह रहे हैं किसी एक यूनिट लेंथ में, भाई एक वायर है उसकी छोटी सी यूनिट लेंथ में देखना चाह रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डीएल की डीएस की जगह डीएल इज इक्वल टू, वहां पर क्या आएगा एप्सिलॉन नोट, यहाँ क्या आएगा म्यू नोट। और किसकी वजह से सारा काम हो रहा था वहां पर, चार्ज की वजह से, लेकिन यहाँ किसकी वजह से सारा काम होगा, करंट की वजह से। इसे ही एम्पियर्स लॉ बोलते हैं। इतना आसान है ये, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम है ये गोस लॉ। लेकिन वहां पर क्या है बच्चों, डीएस है, क्योंकि एरिया से बात कर रहे हैं, यहाँ पर यूनिट लेंथ ले रहे हैं छोटी सी वायर की, तो ये क्या है, डीएल। सारा काम वहां पर चार्ज कर रहा है, यहाँ सारा काम करंट कर रहा है। म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट की कहानी अलग है, ये क्यों उधर ऊपर नीचे रखे हुए हैं उसकी अलग बात करेंगे, वो बहुत लंबी चर्चा है। ये बात आ गई बच्चों। अब इसको फिर से काय में चेंज करना है, इंटीग्रल फॉर्म में, लेकिन इधर तो इंटीग्रेशन है नहीं, तो काय में बनाएंगे, इंटीग्रेशन में तो क्या लेंगे, चार्ज डेंसिटी यहाँ पर ली थी, यहाँ करंट डेंसिटी लेंगे। नाउ करंट डेंसिटी क्या होगी, करंट डेंसिटी क्या होगी बच्चों, करंट डेंसिटी देखो, करंट डेंसिटी को जे बोलते हैं। ये क्या होता है, चार्ज, सॉरी करंट पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया, डीएस ले लो, डीएस ही ले रखा ना एरिया को हमने, तो एस ले लिया। ऐसा क्यों होता है बच्चों, एस क्यों, सरफेस एरिया क्यों होता है, एक बात बताओ, जब चार्ज रखा है तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है सारा का सारा, लेकिन जब चार्ज चल गया तो करंट बनाया। तो क्या जब करंट किसी वायर में फ्लो होगा, तो क्या एक इंस्टेंट पॉइंट पे जब हम उसका एरिया लेंगे, वॉल्यूम कैसे ले सकते हैं, इंस्टेंट पॉइंट पे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ही तो आएगा किसी वायर का, जब चार्ज फ्लो होगा तो करंट बनाएगा। तब बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, क्रॉस सेक्शनल एरिया की वजह से आया है। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या निकालना, आई, तो कैसे निकलेगा, देखो डी आई बराबर क्या आ जाएगा, जे डॉट डी एस, इंटीग्रेशन कर दो क्योंकि पूरे का करना है ना, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, जे डॉट डी एस, पुट कर दो किसमें, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, इंटीग्रल फॉर्म आ गई, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, क्या आया बच्चों,
बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट जे डॉट डी एस। बताओ मजा आया क्या नहीं? क्या है बच्चों? इंटीग्रल फॉर्म। और मैक्सवेल इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म है, इंटीग्रल डिफरेंशियल दोनों आती जा रही है, मैं ब्रैकेट में बंद करता जा रहा हूँ। अब क्या करना बच्चों? अब इसकी इंटीग्रल फॉर्म लानी है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा, पढ़ना मुझे तो ठीक से। कैसे लाओगे? डीएल को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डीएस में। क्या लगेगी? स्टोक थ्योरम लगा दो, यूजिंग स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम क्या कहती है कि भाई बी डॉट डीएल है, कोई बात नहीं, इसे डीएस में ले जाओ, बस एक काम कर दो मेरे लिए, कर्ल कर दो मैग्नेटिक फील्ड का। ये कर दिया कर्ल मैग्नेटिक फील्ड का, तो क्या आ गया बच्चों इक्वेशन? अब देखो ये क्या बन गई? ये बन गई डेल क्रॉस बी, और ये आ गई डीएस में, इज इक्वल टू म्यू नॉट जे डॉट डीएस है, इंटीग्रेशन हटा दो, क्या बन गई? डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। बताओ आ गई नहीं डिफरेंशियल फॉर्म मैक्सवेल इक्वेशन की? मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है पर ये अभी आएगी मैक्सवेल इक्वेशन फोर्थ वाली। लेकिन अभी देखो क्या हुआ, ये क्या बता रहा बच्चों? ये बता रहा है कि करंट डेंसिटी क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ओरिस्टिन ने जो बताया था, यानी कि कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है कब? जब जे आ जाए। यानी कि करंट डेंसिटी क्या बताती है? कर्ल इन मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे कि चार्ज डेंसिटी क्या बताती है बच्चों? डाइवर्जेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड में। मेरे ख्याल से आपको यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी चीजें। अब चलते हैं आगे बच्चों। कंटिन्यूटी इक्वेशन मैंने क्यों लिख रखी है यहाँ पर? इसलिए लिख रखी है बच्चों क्योंकि काम आने वाली है यहाँ। बिना कंटिन्यूटी इक्वेशन के हम एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाइड नहीं कर सकते, और मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है, वही है बच्चों मैक्सवेल इक्वेशन। चलो देख लेते हैं इसे क्या है। ये तो बहुत ही आसान है। ये क्या कह रहा है बच्चों? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी किसमें? किसी भी चीज की कंटिन्यूटी। समझो यहाँ पर हमने 10 चार्ज रख रखे हैं, 10 में से 5 को यहाँ ले गए, 10 में से 5 को इस वॉल्यूम से बाहर ले गए, तो बच्चों चार्ज घटे। एक बार बताना, जब चार्ज चलेंगे तो चार्ज के घटने से करंट नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं एक करंट बना यहाँ पर इज इक्वल टू क्या करने से? चार्ज के बदलने से विद रेस्पेक्ट टू टाइम। भाई चार्ज के बदलने, चार्ज को बदलना कैसे लिखोगे मैथमेटिक्स में? ऐसे तो लिखोगे कि चार्ज बदल रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डी क्यू बाई डी टी। और चार्ज क्या हो रहा है? इस वॉल्यूम से घट रहा है क्या? नहीं घट रहा है, तो माइनस साइन और लगा दो। मजा आया? इसे ही कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं। अब इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म में देख लो, इतनी आसान है ये। अब बच्चे एक बार बताओ, क्या आई हमने अभी अभी आई और जे इंटीग्रल में निकालने लिए? इंटीग्रल फॉर्म में आई बराबर क्या निकाला है? जे डॉट डी एस। और क्यू बराबर क्या निकाला है? क्यू बराबर निकाला है रो बराबर, सॉरी वो हम क्यू बराबर क्या निकाला है? रो इंटू डीवी। देखो ये रहा, क्यू बराबर रो इंटू डीवी और आई बराबर जे इंटू डी एस। अभी अभी निकाला है, रख दो दोनों को यहाँ, तो क्या आ गया? जे डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, और ये क्या आ गया बच्चों? रो डीवी। क्या ये ही हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन नहीं होती बच्चों इंटीग्रल फॉर्म में? भैया होती है, इससे आसान क्या मिलेगा? और इंटीग्रल फॉर्म होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन की। अब बच्चों हमने डिफरेंशियल फॉर्म में लिखनी है, तो क्या करोगे? डीएस से डीवी में ले जानी, गॉस डाइवर्जेंस लगेगा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों मैं ये, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर। क्या क्या होएगा यहाँ पर? ये डीएस डीवी में बदल जाएगा। बस एक काम करो, क्या करना है? डेल डॉट जे ले दो, इसका ले दिया, डीवी में लिख दो इसे, माइनस डी बाई डी टी। ये क्या आ गया? रो डीवी। डाइवर्जेंस से डाइवर्ट, ये वॉल्यूम से वॉल्यूम खत्म करो, ये आ गया जे डॉट डी माइनस के डी रो बाई डी टी। बताओ मजा ना आ गया तो मैं इसमें तो क्या और क्या लोगे बच्चों तुम? क्या आ गई है बच्चों? करंट डेंसिटी किसके फॉर्म में आ गई? डिफरेंशियल में। क्या बताना चाह रही है? डिफरेंशियल फॉर्म से पढ़ के देखेंगे क्या बताना चाह रही है। ये बता रही ना चाह रही है बच्चों, अगर हम चार्ज डेंसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में बदलें तो डाइवर्जेंस आ जाता है करंट में, यानी कि करंट डेंसिटी में डाइवर्जेंस आ जाता है। बात समझ रहे हैं बच्चों? यानी कि करंट पैदा होगा बिल्कुल इसके घटाने से। डाइवर्जेंस मतलब फैलाव करंट में। बात समझ गए? क्या बताती है बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, चार्ज का कंजर्वेशन ही तो है। एक बात बताओ, 5 10 में से यहाँ गए 5 बचे, अब 5 को यहाँ ले जाओ तो 5 प्लस 5 10 ना हो जाएंगे, तो कंजर्वेशन चार्ज ही तो बता रहा है, और क्या बता रहा है? आगे बच्चों बात समझ, ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब करते हैं मॉडिफिकेशन इसमें। भाई मॉडिफिकेशन का आइडिया किसे आया?
मैक्सवेल को। कैसे आया देखते हैं। यूजिंग एम्पियर्स लॉ, यूजिंग एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या है बच्चों हमारा, ये रहा डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। क्या है बच्चों, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे होता है एम्पियर्स लॉ। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका डाइवर्जेंस ले दो दोनों तरफ। क्यों ले रहे हैं बच्चों डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस होता है डेल डॉट, ये रहा डेल डॉट लेना दोनों तरफ। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डेल डॉट रखा कंटिन्यूटी इक्वेशन में। देखते हैं क्या होगा। टेक डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट ऑन बोथ साइड। ले दो बच्चों, क्या हुआ, डेल डॉट डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डेल डॉट जे। यही तो आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। अब देखो यहाँ पे ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज क्या बन गई है, ये वाली चीज। इसका मतलब ये है, देखो डेल डॉट का मतलब है डाइवर्जेंस, और आगे आ रहा है डेल क्रॉस। डेल क्रॉस का मतलब है घुमाव, रोटेशन। इसका मतलब है फैलना, इसका मतलब है रोटेशन। क्या बच्चों एक ही चीज में फैलाव और रोटेशन एक साथ आ सकते हैं? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं आ सकते। कैसे समझोगे इस बात को, इस बात को समझो। अगर हमने बकेट में जब नहा रहे होते हैं बचपन में, या अब भी बकेट में पानी के बाल्टी में पानी ले रखा है और उसको ऐसे घुमाओ बहुत तेज, तो वो घूमने लग जाएगा, मतलब रोटेशन। और उसको तुरंत एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, एकदम दूसरी तरफ घुमाओ, तो क्या होगा, फैल नहीं जाएगा, बाहर नहीं गिरेगा जाकर। तो क्या बाहर फैला हुआ पानी भी घूम रहा है? नहीं, उसमें फैलाव आ गया लेकिन अब नहीं घूम रहा हो। या तो घूम ही रहा ही था पानी, या फिर फैल रहा पानी। एक साथ नहीं हो सकता ना ये चीज, बिल्कुल नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि ये जो चीज लिख रखी है एक साथ हो नहीं सकती किसी भी चीज में, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, पानी हो, कुछ भी हो। तो यानी कि ये क्या हो गया, जीरो। इजिकल टू क्या हो गया, म्यू नॉट डेल डॉट जे इजिकल टू जीरो। अब म्यू नॉट जीरो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, म्यू नॉट है बच्चों एक फ्री स्पेस, या कोई भी स्पेस जहां पर ये सारा काम हो रहा है। उसको अपने सिनेरियो से कैसा हटा दोगे, जहां पर ये काम हो रहा है, यानी कि जगह को कैसा हटा दोगे, नहीं हटा सकते ना। इसलिए म्यू नॉट जीरो नहीं हो सकता। तो क्या जीरो होगा बच्चों, डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो होगा। अब यहां से कमाल का आइडिया आया, देखो क्या। एक बार बताओ, कंटिन्यूटी इक्वेशन बता रही है डेल डॉट जे होगा इतना। कंटिन्यूटी इक्वेशन देखो क्या बता रही है, डेल डॉट जे क्या होना चाहिए, माइनस जीरो बाई डी टी। और लेकिन एम्पियर्स लॉ में डेल डॉट जे क्या आया है, जीरो। ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है। और कंटिन्यूटी इक्वेशन है चार्ज का कंजर्वेशन। कंजर्वेशन लॉ कभी भी फेल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, कंजर्वेशन क्या है, 5 + 5 इज इक्वल टू 10। कैसे फेल कर दोगे इसे, नहीं कर सकते। और एम्पियर्स लॉ भी अपनी जगह फेल नहीं हो सकता। क्यों, एम्पियर्स बहुत बड़े साइंटिस्ट है उस समय के, मैक्सवेल डायरेक्टली ये नहीं कह सकते ये गलत है। तो गलत क्या है भाई, या तो ये गलत है, ये गलत है। गलत कोई भी नहीं है बच्चों। बता क्या हो रही है, एम्पियर्स लॉ केवल वैलिड है सेकंड इस वाली कंडीशन तक। ये जो चीज लिख रही है ना, बहुत तगड़ी चीज लिख रही है। मतलब अगर कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तब तक वैलिड है हमारा एम्पियर्स लॉ। कांस्टेंट क्यों, टाइम के साथ वेरिएशन नहीं आना चाहिए उसमें। चार्ज का घटना बढ़ना टाइम के साथ नहीं होना चाहिए, तब तक हमारा कौन वैलिड है, एम्पियर्स लॉ। जब तक चार्ज घट रहा बढ़ रहा नहीं है, बस कांस्टेंट वेलोसिटी बहता जा रहा है, करंट बहुत कांस्टेंट वेलोसिटी से बहता जा रहा है, चार्ज घट रहा बढ़ रहा नहीं है उसमें, बात समझ रहे हैं, तब तक वैलिड है। लेकिन अगर चार्ज टाइम के रेस्पेक्ट में बदलेगा तो डेल डॉट जे इतना आएगा। देखो चार्ज टाइम के साथ नहीं बदल रहा, क्या चार्ज डेंसिटी, तो इतना आ रहा है। और जब चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ नहीं बदल रही तो जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई करना पड़ेगा। किस कंडीशन में, जब चार्ज टाइम के रेस्पेक्ट में बदले तो क्या होगा, वही देखना चाह रहा है मैक्सवेल। देखते हैं चलो क्या होगा चार्ज जब टाइम के साथ में बदलेगा। बच्चों बातें समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी, मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही होगी। यहाँ देखो मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन हमारा क्या हुआ। अब आगे देखो क्या हो रहा है। एक ऐसी चीज बताओ मुझे जो कि चार्ज को घटकती बढ़ती हो। मेरे ख्याल से वो क्या है, कैपेसिटर। कैपेसिटर को अगर हम लगाएं तो कैपेसिटर का अगर तार जोड़ दें बैटरी से तो चार्ज होना शुरू, और अगर हटाएं तो डिस्चार्ज होना शुरू। अगर ऐसे ही करते रहें, फ्लक्चुएट करते रहें स्विच को, हम अपने ए से बी जोड़ते रहें, हटाते रहें, तो चार्ज जुड़ेगा और घटेगा, जुड़ेगा घटेगा, जुड़ेगा घटेगा। मतलब चार्ज को क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो बस हो गया काम। यहाँ पर ही देखो क्या करा इसने, इसने देखा कि एट पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखता हूँ, क्योंकि करंट तो बन रही है इसमें, और जहां पर करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड है। और स्टीड ने पहले ही बता रखा है ना, एम्पियर्स लॉ वही है।
तो एक मैग्नेटिक फील्ड आया, यहाँ पर रख के देखा इसने कंपास, है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड आया पी पॉइंट पर, ठीक है चलो समझ लो 1 टेस्ला का एक मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब सेम टू सेम कंपास रखा उसने क्यू पॉइंट पर, ये क्यू पॉइंट जो है, यहां भी बच्चों एकदम सेम अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड आया निकल के, ये रहा बिल्कुल सेम अमाउंट का 1 टेस्ला। ये तो बिल्कुल ही कमाल हो गया। मतलब भाई अब तक हमें ये पता था कि जहां पर करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन क्या कैपेसिटर के बीच में कोई करंट है? कैपेसिटर के बीच में तो एयर है या फिर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर तो करंट हो नहीं सकता, तो यहाँ पर कैसा आ गया मैग्नेटिक फील्ड? बात समझ रहे हैं? बिल्कुल नई इन्वेंशन है ये। कैसा आया मैग्नेटिक फील्ड? देखो जब हम चार्ज को घटा बढ़ा रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पे जाता है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जा रहा होगा? प्लस से माइनस की तरफ जा रहा होगा। और जब चार्ज इस प्लेट पे घट रहा बढ़ रहा है, घट रहा बढ़ रहा है, तो उसके चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह दो, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। इसको ही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, मतलब बिल्कुल उल्टा फैराडे का। फैराडे ने क्या बता रखा है? ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर क्या हो रहा है? ड्यू टू द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। कमाल की चीज है बच्चों, इसने दुनिया बदल के रख दी पूरी। आज हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जो भी सैटेलाइट से हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं मैं, यूट्यूब से तुम वीडियो देख पा रहे हो, फोन पे बात कर पा रहे हो, रेडियो सुन पा रहे हो, जो भी कुछ कर पा रहे हो इस चीज की बदौलत है। चलो अब देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं हम अपने उसमें फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर देखते हैं, है ना बच्चों, कैसे लिख सकते हैं। इन्होंने क्या कहा? एक आईडी प्रोड्यूस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट बोल देंगे, और उसकी वैल्यू होगी ये डी फाई ई बाई डी टी। ये क्या है बच्चों? ड्यू टू द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है करंट, आईडी बोल दिया उसे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बच्चों हमें एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई करना है, तो करंट के साथ ही तो करंट को जोड़ पाओगे, तो इसलिए ऐसी वैल्यू ले रहे हैं हम जो कि करंट ही हो, इसलिए एप्सिलॉन नॉट की मल्टीप्लाई करिए यहाँ, जिससे उसकी करंट की डायमेंशन आ जाए। अब ये देखेंगे हम कि ये कैसा आई है। क्या देखेंगे कि ये बनी कैसे भाई, इसका प्रूफ देखेंगे, ये बना कैसे, प्रूफ देखो इसका। प्रूफ कैसा आएगा देखो। क्या ले बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, यहाँ पर फ्लक्स आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। कहां पर होता है फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का? कहां पर है बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। गोसलो में। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स गोसलो में नहीं आया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सबसे ही सस्ता मेथड बता रहा हूं, तो मैं इतना सस्ता मेथड कोई नहीं बता सकता इसको लाने का। देखो अब क्या करो, इसको भाई क्या लाना है हमें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या कर दो? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इसे। क्या आया? डी फाई ई। यही तो करना है भाई, टाइम के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड को तो बदलना है। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी। और डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? जब चार्ज टाइम के रेस्पेक्ट में बदले तो उसे ही तो करंट बोलते हैं। तो क्या आ गया? डी फाई ई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आई इसे बोल दो डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी बोल दिया। क्या दिक्कत हो रही है? बोल सकते हैं आईडी। तो आईडी बराबर क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। बताओ मजा ना आ गया? ये मजा आ गया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। तो बच्चों एम्पियर्स लॉ मॉडिफाई कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। सो एम्पियर्स लॉ बिकम, क्या हो गया? देखो यहां पर बदलेंगे हम, क्योंकि इंटीग्रल फॉर्म बदल रहे हैं, डिफरेंशियल फॉर्म अभी बदलेंगे। क्या आ जाएगा ये देखो? b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट, एक तो i है ही, प्लस id और जुड़ जाएगा, और id की वैल्यू रख दो। b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट i, और प्लस id की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट d फाई e बाय dt। बताओ मजा आया क्या? आ गया होगा मजा। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दो। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें स्क्रिप्ट पढ़ना, जो हम अननोन भाषा में हमारे पास लिखी हुई है उसको पढ़ना आसान हो जाता है। लिख दो बच्चों डिफरेंशियल फॉर्म में। कैसे लिखोगे भाई? आई बराबर हम जानते हैं जे डॉट डी एस होता है, और फाई ई बराबर होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी ए। ई डॉट डी एस होता नहीं है क्या बच्चों? ये भाई ये गोसलो है, और ये बताइए हमें करंट डेंसिटी में होता है फॉर्म, तो इसमें रख दो बस वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट
आई क्या आ गया, जे डॉट डी एस प्लस एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर लगाओ और इसे ब्रैकेट में बंद करो क्योंकि मैं नोट बाहर है, एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा बच्चे, ई डॉट डी एस, ये बंद हो गया सब कुछ। अब बताना बच्चों, इधर डीएस है, डीएस है, इधर डीएल है, तो क्या करोगे, इधर क्या लगा दोगे, स्टोक थ्योरम, तो इधर स्टोक थ्योरम लगा दो, यहाँ यूजिंग डायरेक्ट लगाऊंगा बच्चों में, STOKES स्टोक थ्योरम डायरेक्ट लगा दो एकदम। तो क्या स्टोक थ्योरम क्या कहती है कि बी का कर्ल ले दो और इसे चाहे तुम डीएस में लिख दो, और म्यू नोट को बाहर लिख रहा हूं मैं, और ये जे डॉट डीएस है ऐसा कैसी, एप्सिलॉन नोट ई डॉट डीएस है ऐसा कैसी। तो बच्चों अब डिफरेंस भाई देखो, सारे में डीएस दिया, सारा हटा दो सब कुछ भाई, सारे में डीएस दिया तो हटा दो, तो क्या आ गया, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नोट जे प्लस म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डीई बाई dt। बेटा डीई बाई dt भी चल रहा है यहाँ, ध्यान रखना, यहाँ सारे में एप्सिलॉन नॉट है, डी बाई dt भी चल रहा है क्योंकि ये रहा डी बाई dt, हर जगह डी बाई dt भी लिख दो, एप्सिलॉन नॉट है, डी बाई dt भी चल रहा था, बस बात खत्म हुई। ये हो गया हमारा मॉडिफिकेशन। अब यहाँ से पता क्या चला, यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला कि जे जो करंट है वो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता ही करता है, लेकिन ड्यू टू द फ्लक्चुएशन, ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूस होता है एक मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल उल्टा फैराडे का। क्या मजा नहीं आ गया बच्चों इसमें? ये था हमारी मैक्सवेल इक्वेशन, इतनी आसान, डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म में इससे आसान मेरे ख्याल से नहीं हो सकता कुछ, अगर आपके अकॉर्डिंग हो तो कुछ तो देख लीजिएगा बच्चों। अब बच्चों फिजिकल सिग्निफिकेंस और लिखना सीखते हैं, आपको मैं सिखा के जा रहा हूँ, बस खुद लिख लेना। फिजिकल सिग्निफिकेंस में क्या करते हैं हम, देखो जैसा कि पहली इक्वेशन का लिखना मुझे, तो पहला पॉइंट क्या लिखूंगा मैं, पहला पॉइंट लिखूंगा क्या है ये, दिस इज द गॉस लॉ, एक के लिए लिख रहा हूं मैं, दिस इज द गॉस लॉ, पहली फॉर्म आ गई। दूसरी फॉर्म पहले पॉइंट में लिख दिया, दूसरे पॉइंट में क्या लिखोगे, देखो यहाँ देखो, ये है, ये टाइम डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है, लिख दो दिस इक्वेशन, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ये लिख दो। और तीसरे पॉइंट में क्या लिख दो, जो बता रहा है ये क्या बता रहा है, क्या है, चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये बता रहा है चार्ज डेंसिटी रो जितनी ज्यादा होगी उतना ही डाइवर्जेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में उतना ही ज्यादा होगा। ऐसे ही सारी लिखनी है हमें, बहुत आसान है फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखने। देखो दूसरे में क्या लिखोगे, ये क्या है, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, पहले लिख दी, क्या है टाइम डिपेंडेंट है, नहीं इंडिपेंडेंट है। और क्या लिखोगे, यहाँ पर इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, इन केस ऑफ मैग्नेट में डाइवर्जेंस जीरो होता है मैग्नेटिक फील्ड में, दो लिख दी। तीसरी में क्या लिखोगे, ये क्या है बच्चों, ये है फैराडे लॉ, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। ऐसी सारी लिख दो, बात खत्म हुई, यही फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। चलो बच्चों और कुछ देखते हैं।